हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन दिल लगा करके अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है कि एक सीरीज लेके चल रहे हैं 10th बिहार बोर्ड टारगेट, ठीक है, 2027। इसी क्रम में हम आपके साथ सोशल साइंस में मिलते हैं। सोशल साइंस के इतिहासों में हमें आपने शायद देखा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है कि हमारे हिंदी क्लास पहली क्लास होने वाली है, जो कि हम लोग जो है कि व्याकरण से शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि व्याकरण जो है एग्जाम में एग्जाम बेस पे अब जो है कि ज्यादा पूछा जाता है। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज का व्याकरण हो, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, हिंदी उर्दू इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, आपको ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि 65 to 70% जो है आपको ग्रामर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसी सीरीज को हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। आपको कुछ नहीं आता है व्याकरण का, आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्योंकि आज का क्लास हमारा व्याकरण यानी कि हिंदी क्लास का पहला क्लास है, जो कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्याकरण से। व्याकरण क्या है, व्याकरण आखिर हमें सिखाता क्या है, व्याकरण हमें पढ़ना क्यों होता है, व्याकरण से हम लोग क्या सीखते हैं। तो मतलब कि हम लोग कुछ ऐसे सवालों का जवाब करेंगे और व्याकरण को बिल्कुल एकदम बेसिक बच्चों वाले लेवल से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और देखिए, रिक्वेस्ट है आप क्लास को एंड तक देखिए। और देखिए, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त और देखिए आपके कोई भी जानने वाले होंगे जो 2027 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जरूरी नहीं कि परीक्षा की तैयारी, आपके छोटे भाई बहन के साथ भी हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। व्याकरण तो सबको पढ़ना होता है, ऐसी बात नहीं है कि केवल जो बोर्ड में हो, केवल बोर्ड वाले ही पढ़ेंगे, केवल बोर्ड वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि आखिर व्याकरण होता क्या है, ठीक है। व्याकरण हम कहते किसे हैं। तो देखिए, हम लोग जस्ट एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे अगर लिख दें हम, लिखे हम गाजर खरगोश खा रहा है, ठीक है, खरगोश खा रहा है। तो देखिए इसमें मतलब कि हमको शायद ऐसा पता चल रहा होगा कि हमारा सेंटेंस सही है, बट एक्चुअली में क्या है कि ये सेंटेंस हमारा वाक्य के अनुसार, वाक्य के नियम के अनुसार सही नहीं है। भाई देखिए, इसमें गौर करने लायक ये है कि गाजर खरगोश खा रहा है, मतलब एक कैरोट है, एक गाजर है, गाजर ही खरगोश को खा रहा है। या आप ऐसा बताइए कि खरगोश गाजर को खाएगा। यहाँ पे दोनों बातें अलग है, यानी कि हमारा क्रम गलत है, ठीक है। ये कर्म नहीं होगा, कर्म होगा कि खरगोश है, खरगोश गाजर खा रहा है, ठीक है, खरगोश गाजर खा रहा है, खा रहा है, ठीक है। हमारा बेस्ट क्रम ये है, वाक्य वाक्य के नियम के अनुसार हमारा क्रम बोलने का, लिखने का, पढ़ने का ढंग, स्टाइल इस तरीके का होना चाहिए कि खरगोश गाजर खा रहा है और ये सही माना, शुद्ध माना जाता है। जबकि इसको बस आप अंडरस्टेबल समझ सकते हैं, समझने लायक है कि भाई हाँ समझ में आ रही है, बट एक्चुअली में माने क्या होगा कि खरगोश अलग है, खरगोश गाजर को नहीं, गाजर खरगोश को खा रहा है। तो व्याकरण जो है, व्याकरण हमको यही चीज सिखाता है। एक शास्त्र है, वो एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसके मदद से हम लोग जो है वाक्यों की बनावट, शब्दों की बनावट पे हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, उसको सही से पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं। जैसे अगर मान के चले, अगर हम एक शब्द के बारे में बात की जाए, ठीक है, अगर मान के चले हमें लिखना पर्वत, पर्वत मीन्स पहाड़, जबकि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा पर्वत नहीं होगा। हमें व्याकरण ही सिखाता है कि हमको पर्वत अगर लिखना है तो हमको पर्वत ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो मतलब ये आता है कहाँ से, ये हमको जो है ना व्याकरण की मदद से सिखाया जाता है कि भाई ये चीज होगा तो ऐसा होगा, होगा क्यों होगा, ठीक है। तो व्याकरण हमें बेसिकली यही सब चीज सिखाता है। व्याकरण की परिभाषा बहुत ही एकदम आसान भाषा में, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है व्याकरण किसे कहते हैं, आसान भाषा में, कि व्याकरण वह एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, ठीक है। व्याकरण का जो डिफिनेशन अगर हम करें, आपको बता दें व्याकरण का डिफिनेशन, ठीक है। आप एक कॉपी लेकर रखेंगे और देखिए सब चीज नोट करते चलेंगे। लेजीपन नहीं, आलसीपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्याकरण की परिभाषा आप अब मेरे साथ लिखिए। तो हम लोग देखते हैं कैसे करना है व्याकरण की परिभाषा, लिखिए और समझिए चीजों को, ठीक है। लिखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र, शास्त्र कहने का अर्थ है एक ऐसे हथियार से होता है, एक ऐसे ढांचे से, ऐसे स्ट्रक्चर से होता है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को संपन्न कराते हैं, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, ठीक है, माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध, ये वर्ड को छोड़ना नहीं है, ठीक है,
शुद्ध शुद्ध, पढ़ना लिखना व बोलना। ठीक है, 3 चीजें, पढ़ना लिखना व बोलना जानते हैं। ठीक है, बोलना जानते हैं, उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आपको याद हो जाना चाहिए, एक ही बार में याद हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मेरी लाइन को रिपीट करो, आप चीजों को समझो और डेफिनेशन परिभाषा खुद ब खुद बनाओ। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र कहने का अर्थ हम बताए भी, जस्ट बताए कि एक ऐसे हथियार, एक ऐसे चीजों से होती है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को संपन्न करवाते हैं। ठीक है, शास्त्र जिसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध, ये आपको परिभाषा में इस वर्ड को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका जो है ना परिभाषा जो है कि कुछ हद तक शायद गलत माना जा सकता है। तो शुद्ध शुद्ध यानी कि आई मीन सही सही पढ़ना, तीनों चीज सीखते हैं, पढ़ना लिखना और ठीक है बोलना जानते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बेसिकली 3 अंग होते हैं और तीनों अंगों को तो हम लोग पढ़ लेंगे, अभी उसका डिस्कशन करना शायद आई थिंक वर्थ इट नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हम लोग देखिए आगे आने वाले समय में जब हम व्याकरण के अंगों को पढ़ेंगे ना, तो मतलब हम लोग आपस में जान लेंगे कि व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो व्याकरण जो हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस का कुछ ये माने होता है। ठीक है, तो व्याकरण का जो चैप्टर 1 हम लोग खोलेंगे जैसे ही, तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहले पहला चैप्टर जो है ना वो भाषा का आता है। सबसे पहला चैप्टर भाषा का आता है। तो समझते हैं हम लोग भाषा होती क्या है। ठीक है, देखिए हमारे मन में कोई बातें हैं, हम आपको कैसे बताते हैं? शायद बोल के। आपके मन में कोई बातें हैं, आप कैसे बताते हैं? शायद लिख के। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं और आप मेरी वीडियोस को, मेरी क्लास को देख रहे हो, मतलब सुन रहे हो। मुझे, हम बोल रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन क्या आप बोलोगे तो हम सुन पाएंगे? शायद इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी आवाजें हम तक नहीं आ सकेगी, आप हमें लिख के बताओगे, मतलब हम अपनी विचार आपको शेयर कर रहे हैं और आप अपनी विचार हमें शेयर कर रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा से बातें करते होगे, ठीक है, आप उनको बोलते होगे मुझे बुक्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपियां चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बोलते होंगे और जो कि आपके मम्मी पापा आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करता होगा। ठीक है, इस तरीके से जो विचारों की शैली, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वही चीज बस भाषा है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, इस बात को एकदम माइंड पे फिक्स कीजिए, आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको बस चीजें समझनी है और जो कि परिभाषा आपको खुद ब खुद बनानी है। ठीक है, रटने की कोशिश नहीं करना है। एक बार फिर आपको बता दें, आप अपने विचार किसी को शेयर करते हो, वो अपने विचार आपको शेयर करता है। ये जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर हो रही है, बस उसी का नाम भाषा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या भाषा मतलब खाली मतलब सिर्फ बोल के आदान प्रदान किया जा सकता है? इसका आंसर आपके पास भी होगा, शायद नहीं। जैसा कि हमने शुरू में बताया, हम आपको बोल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में लिखोगे। इसका मतलब हुआ कि हम बोल भी सकते हैं, बोल के भी विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला लिख के भी कर सकता है, या सामने वाला लिख के जवाब भी दे सकता है। जरूरी नहीं खाली हम लिख के दे और सामने वाला हमें ना दे। ठीक है, मतलब विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। आई मीन भाषा का भी 2 प्रकार हुआ, समझिए। तो मतलब कि भाषा का 2 प्रकार क्या क्या बताइए? एक मौखिक भाषा होगा, जिससे हम डायरेक्ट लैंग्वेज से बात करते हैं, मतलब आप हमें कहते हैं, हम आपको कहते हैं, एक भाषा वो। और एक भाषा वैसी भाषा जो क्या कहते हैं कि लिख के शेयर करते हैं। हम आपको कुछ लिखते हैं, जैसा कि अगर हम पिछले इसको देखें अगर हम, तो ये हमारे लिखित भाषा होगी। और हम जितनी बातें भी बोल रहे हैं, वो सारी बातें किसमें गिना जाएगी? मौखिक भाषा में गिनी जाएगी। ठीक है, और देखिए इस तरह से भाषा का मतलब क्या है कि मतलब लॉजिक होता है और इसका यही तथ्य होता है। ठीक है, जो हमने आपके सामने भी रखा। ठीक है, अगर भाषा का परिभाषा किया जाए, ठीक है, आई थिंक कर लेना चाहिए। ठीक है, चीजें रटने नहीं देंगे हम, इतना जो है कि आप बिलीव रखिए रखिए मतलब हम पे कि चीजें रटना नहीं है, चीजों को समझना है, परिभाषा खुद से तैयार करना है। ठीक है, लिखिए परिभाषा। अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? लिखिए, जब हम अपने विचार, ठीक है, जब हम अपने विचार नहीं विचारों करेंगे, ठीक है, विचारों को एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ
साझा करते हैं, साझा करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे ही भाषा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अगर यहाँ से बात की जाए भाषा के प्रकार के बारे में, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, बताइए कितने प्रकार होंगे। भाषा के दो प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, भाषा के दो प्रकार, ठीक है, होते हैं। क्या क्या, नाम बताइए, क्या क्या होते हैं भाषा के दो प्रकार। ठीक है, नाम बता सकते हैं। एक तो होती है मौखिक भाषा। ठीक है, एक होती है क्या, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मौखिक भाषा कौन सी भाषा होगी। फिलहाल हमने आपको तो समझा दिया लॉजिक। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं नाम से पता चल सकता है कि मौखिक, मुंह से। ठीक है, मतलब जो बातें हम डायरेक्ट बोल के करते हैं। क्या हरदम हर हमेशा आप अपने मम्मी पापा से जो बातें करते हो, ठीक है, अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में, अपने पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई कुछ बातें, क्या हर बातें लिख के करते हैं? शायद नहीं। ठीक है, उसे डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है तो मतलब मौखिक भाषा कहने का अर्थ हुआ वही वही वैसी भाषा जिसे हम जो है ना डायरेक्ट मतलब कि मुंह से बोलकर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। लिखिए, जब हम अपने विचारों को, ठीक है, जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर, ठीक है, मुंह से बोलकर आदान प्रदान, आदान प्रदान कहने का अर्थ है हम अपने विचार उसे कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, और वो अपने विचार क्या हमें शेयर कर रहा है, आदान प्रदान करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में चीजें आनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का डाउट लग रहा है जरा सा भी, ठीक है, आप हिचकिचाइए नहीं, आप हमें कमेंट करके पूछिए कि सर यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, हम आपको बताएंगे मौखिक भाषा। उसके बाद दूसरा नंबर बताइए भाई, लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा, अगर जो बच्चे को मौखिक भाषा याद हो गया, उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लिखित भाषा याद हो जाना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, मौखिक भाषा में यहाँ है हमारा मुंह से लिखी हुई बातें, लेकिन लिखित भाषा में क्या होगा, जब हम अपने विचारों को लिखकर आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने विचारों को, जब हम अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों को मुंह के जगह क्या करेंगे, लिख कर। ठीक है, लिख कर आदान प्रदान करते हैं, करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। जब हम अपने विचारों को कैसे लिखकर आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, लिखकर विचार। अच्छा देखिए, एक बात आपको डिफाइन कर दे, विचार, विचार का मतलब होता है सोच चीज। अरे भाई भाई देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना, बोलने से पहले क्या हमारे दिमाग में कुछ आता है कि हमको बोलना क्या है, तो उसी को हम लोग विचार बोलते हैं, थॉट्स बोलते हैं। अपने जो थॉट्स शेयर करते हैं ना, थॉट्स आई मीन विचार, तो वही विचारों का नाम, मतलब उसी चीज को हम लोग यहाँ विचार से इंडिकेट करते हैं। विचार को जब लिख कर आदान प्रदान करते हैं, उसी भाषा, वैसी भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, लिखित भाषा कहेंगे। अब जो है कि शायद किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन आता होगा कि सर हमने तो आज के पहले, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा व्याकरण, तो उसके मन में सवाल होगा कि सर आज के पहले तो हम तो भाषा का 3 प्रकार पढ़े, बट हम 2 प्रकार बता रहे हैं ना। तो देखिए, आप जो है कि तीसरा प्रकार के बारे में अगर बोल लेना, वो शायद से आप इसके बारे में बोल लेंगे, सांकेतिक भाषा के बारे में। ठीक है, सांकेतिक भाषा, ठीक है, भाषा। लेकिन आज के बाद से जो है ना, ये सांकेतिक भाषा को भाषा का प्रकार बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये जो है भाषा का बस एक प्रारूप है, एक शक्ल है, एक जरिया है किसी भाषा को बिना कुछ बोले समझाने का, कहने का। ठीक है, इसे सांकेतिक भाषा को जो है, इसे भाषा का रूप कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं कहेंगे, उसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं क्यों नहीं कहेंगे। एक चीज होती है लिपि, लिपि, ठीक है, लिपि। लिपि क्या होती है आपको याद रखना है, भाषा को, ठीक है, भाषा को व्यवस्थित, ठीक है, भाषा को, सॉरी एक मिनट, सॉरी सर, भाषा को व्यवस्थित, व्यवस्थित एवं सही रूप से, ठीक है, सही रूप से
लिखने की विधि को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है और जो कि कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिपि। भाषा को व्यवस्थित एवं सही रूप से, ठीक है, यहाँ पे हमारा सही है, सही रूप से लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक है, आप समझिए लिपि क्या होता है। ठीक है, कोई बच्चा है, सपोज डेट कोई बच्चा है, बोलेगा सर आज के बाद जो है ना हमको ऐसा नहीं लिख करके सर हम को ऐसा लिखेंगे, बताइए क होगा जी वो? क्यों नहीं होगा? उसके कारण है लिपि। लिपि का डेफिनेशन है व्यवस्थित, मतलब जैसा था बिल्कुल वैसा, ठीक है, और सही। व्यवस्थित सही कहने का अर्थ मतलब वही चीज होता है जैसा था भाई, जैसा हम लोग पुरखों से आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना एज इट इज वैसा के वैसा होना चाहिए। अगर कोई बच्चा और एडवांस रहेगा, बोलेगा नहीं सर जी क ना हम अब ऐसे बनाएंगे, तो भी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर क बनेगा तो भाई केवल और केवल इसी रूप से बनेगा। और सांकेतिक भाषा की चूंकि कोई लिपि नहीं होती है, इस वजह से हम लोग सांकेतिक भाषा को भाषा का प्रकार नहीं, भाषा का प्रारूप बोलेंगे। सिर्फ भाषा का प्रारूप मतलब भाषा का प्रारूप कहने का अर्थ हुआ भाषा की एक बस छोटी सी शक्ल है, ठीक है, जिसको हम किसी जरिया की मदद से, जैसे क्या किसी को शटअप कराना, चुप कराना, कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है, तो मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? शायद इसका आंसर जो है ना आपके दिमाग में खुद होगा कि इसको हम कैसे लिखें। ठीक है, तो मतलब सांकेतिक भाषा को आज के बाद भाषा का प्रकार में नहीं गिनेंगे। भाषा का ऑफिशियली जो है दो ही प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सांकेतिक भाषा भाषा का एक प्रारूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सांकेतिक भाषा को भाषा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं होती है, और लिपि जो है लिपि कहा जाता है कि मतलब भाषा को, सॉरी, लिपि कहा जाता है भाषा को व्यवस्थित एवं सही रूप से, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखने मतलब बोलने का मीनिंग हुआ कि वो चीजें जो ऑलरेडी हमारे चली आ रही है वैसा के वैसा एज इट इज होना चाहिए, तो उसे हम लोग लिपि कहते हैं। और सांकेतिक भाषा की लिपि नहीं, सो सांकेतिक भाषा भाषा का प्रकार नहीं, भाषा का एक रूप है। इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। क्लास को आगे करते हैं। अच्छा, क्लास आगे करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बताते चले, ठीक है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। एक तरफ हम रखते हैं भाषा को, ठीक है, एक तरफ भाषा को रखते हैं, एक तरफ रखिए हम लिपि, ठीक है। लिपि को देखिए, हिंदी भाषा की लिपि आपको याद रखना, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, देवनागरी। उसके बाद अंग्रेजी का जान लेते हैं, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का होता है रोमन, ठीक है, रोमन। उसके बाद जो है कि और एक जान लेते हैं उर्दू का। उर्दू का जो है, उर्दू का होता है फारसी, फारसी लिपि होती है, ठीक है। फारसी भाषा बाद में हुई, पहले लिपि है, ठीक है। तो मतलब ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको शायद से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी, तो आपको आंसर करना होगा देवनागरी। अगर इंग्लिश पूछे तो रोमन, उर्दू पूछे तो फारसी, ठीक है। आगे करते हैं। हमारे यहाँ जो है कि भाषा का जो है कि चैप्टर क्लोज होता है। हमने भाषा का डिफिनेशन पढ़ा, भाषा का प्रकार पढ़ा, दोनों प्रकार को डिफाइन किया, लिपि के बारे में पढ़ा, सांकेतिक भाषा को भाषा क्यों नहीं बोलेंगे उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 आते हैं, वर्ण और शब्द के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 वर्ण, सॉरी, वर्ण और शब्द के बारे में, सॉरी, वर्ण और वर्ण विचार, वर्ण और वर्ण विचार। वर्ण विचार, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है ना इस चीज को सॉल्व करते हैं। वर्ण क्या, ये वर्ण कहने का अर्थ क्या हुआ, ठीक है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ, मान के चलिए हमने लिखा कमल, ठीक है। एक शब्द लिखा हमने कमल। कमल जो है ये 3 वर्णों का मेल से बना हुआ, जैसे क जोर म जोर, क जोर म जोर ल बराबर, ठीक है, बराबर में तब होगा कमल। मतलब जो है ये क्या हुआ कि 3 अलग अलग वर्णों से बना। क्या क्या वर्ण? एक वर्ण क हुआ, एक वर्ण म हुआ, एक वर्ण ल हुआ। ये तीनों को मिल करके तब 3 अक्षरों का एक शब्द बना कमल। हाँ, तो मतलब बोल लेते हैं कि मतलब ये 3 अलग अलग वर्ण को मिला करके ये एक शब्द का निर्माण हुआ। कौन सी? कमल का निर्माण, ठीक है, कमल। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि क एक दिन हमारा एक वर्ण होगा, म एक वर्ण होगा, ल एक वर्ण होगा। मतलब यहाँ से हमको समझना चाहिए कि वर्ण मतलब होता है ध्वनि, आवाज। आवाज की सबसे छोटी इकाई
जिसके और खंडन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। और अगर देखा जाए ना क का खंडन होता है क जर म अ बराबर, ठीक है, सब मिलकर के क बनता है। ठीक, अच्छा ये हुआ अ क्यों आया, ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे, मतलब आज का क्लास में होगा कि ये क के साथ अ कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, तो मतलब अभी के लिए जान लीजिए कि क का जो खंडन होगा क जोर अ मिलकर के तब क बनेगा। ठीक है, तब क बनेगा। और ये खंडन करना ही ध्वनि का सबसे छोटा रूप क जोर अ, इसके बाद इसका कोई खंडन नहीं हो सकता है, और यही खंडन ना होना वर्ण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एक शब्द आएगा बार बार रिपीट आएगा, सबसे पहले भी समझ लीजिए ध्वनि के बराबर आवाज, मतलब कहने का अर्थ हुआ ध्वनि के माने आवाज। ठीक है, ध्वनि कहने का अर्थ क्या, आवाज होता है। ठीक है, आवाज वो सबसे छोटी रूप जिसके और टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते और नहीं काट सकते हैं। इसके अलावा क के अलावा मान के अगर हम ख करेंगे, ख जो अ होता है, ठीक है, तब बराबर में ख होता है। ठीक है, और देखिए इसका खंडन इसके साथ और आगे नहीं हो सकता है, तो यही चीज जो है ना वर्ण कहलाता है। ठीक है, फिर से सवाल वही कि अ क्यों आया सर, अभी पता चल जाएगा सर अ क्यों आया। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले वर्ण को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं, अभी यहाँ से नोट डाउन का कोई क्या है कि आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्लियर करते हैं, चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, वर्ण का डिफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, वर्ण की परिभाषा कर सकते हैं। ठीक है, वर्ण की परिभाषा करने के लिए हम लोग अब रेडी है। ठीक है, कीजिए वर्ण की परिभाषा मेरे साथ। ठीक है, वर्ण, ठीक, क्या किसी को वर्ण के बारे में पता था, जरूर बताइएगा। ठीक है, वर्ण ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई, ध्वनि का मीनिंग बताइए, ध्वनि का मीनिंग क्या बताए थे, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके। ठीक है, नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, जा जा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जा सकते हैं उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। आप किसी का मन में सवाल आएगा, सर क्या वर्ण का भी प्रकार होता है, तो आपको जवाब बता दे, हाँ वर्ण का प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, वर्ण के 2 प्रकार होता है। ठीक है, अगर सबसे पहले करते हैं उसके बाद हम लोग चीजें समझते हैं 1 to 1। ठीक है, वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होंगे, वर्ण के लिखेंगे, वर्ण के 2 प्रकार, 1 मिनट भाई सही से लिखते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने, 2 प्रकार होते हैं, क्या क्या, देखिए किसी को पता है क्या, बताइए प्लीज, कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार क्या क्या, एक तो होगा हमारा स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण, ठीक, स्वर वर्ण, और दूसरा होगा क्या, व्यंजन वर्ण। ठीक है, बिल्कुल बच्चों का लेवल से है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज पढ़ेंगे, बच्चों का लेवल का पढ़ रहे तो मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग है कि एडवांस लेवल नहीं पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल शुरू से करेंगे। जिसका कंप्लीट नहीं कंप्लीट व्याकरण नहीं है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो भाई आपके लिए रिवीजन का मौका है। ठीक है, रिवीजन कीजिए हमारे साथ में। ठीक है, वर्ण मतलब सॉरी, तो वर्ण का 2 प्रकार, सबसे पहले स्वर वर्ण और दूसरा क्या, व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके बाद हम लोग तो शुरू करते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है और एक व्यंजन वर्ण क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट भाई एडजस्ट कर लेने दीजिए। ठीक है, दोनों का डिफिनेशन करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, स्वर वर्ण का डिफिनेशन अगर की बात आए, लिखेंगे ऐसा वर्ण, ठीक है, ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण के लिए, ठीक है, जिसका उच्चारण के लिए, ठीक है, उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता, किसी वर्ण की सहायता ना ली जाए, ना ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण कहने का अर्थ आपको समझ में आया क्या, स्वर वर्ण कहने का अर्थ किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, जो आ जब पढ़ते हैं ना,
आर, छटकी बड़की, तो उसी को बोला जाता है स्वर वर्ण। ठीक है, आपको पता चल गया डेफिनेशन के बारे में। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण के लिए, उच्चारण का मतलब होता है उसको बोलना, उसको बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता ना ली जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसा कि हम लोग वर्ण का प्रकार पढ़ रहे, दो प्रकार, ठीक उसी तरीके से स्वर वर्ण का दो प्रकार। देखिए रिपीट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण का दो प्रकार, उसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर वर्ण का प्रकार पढ़ रहे हैं। अब जो है पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे स्वर वर्ण का प्रकार। पहले वर्ण का प्रकार, फिर हम लोग पढ़े क्या, स्वर वर्ण का प्रकार। आपको बता दे कि स्वर वर्ण के जो है ना दो प्रकार होते हैं। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर वर्ण के दो प्रकार, ठीक है। स्वर वर्ण के कितने प्रकार बताइए भाई, दो प्रकार। क्या क्या, एक तो होता है हरास स्वर, ठीक है, हरास स्वर। कोई हरास को हरस भी बोल सकते हैं, तो उसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। इसको जो है ना इंग्लिश नाम भी दिया गया है हरास। हरास कहने का अर्थ जो है ना शॉर्ट होता है, शॉर्ट, छोटा, ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट। उसके बाद दीर्घ स्वर होता है लॉन्ग। जैसे आप लोग सवाल जवाब जो है कि करते होंगे, ठीक है, किसी भी मतलब प्रश्नोत्तर करते हैं ना, तो उसमें आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप आंसर, ठीक है। तो मतलब कि दीर्घ कहने का तो होता है बड़ा, ठीक है। स्वर वर्ण जो आप बताया अ आ वाला, उसको दो कैटेगरी में रखा गया, एक तो हरा स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अगर हरा स्वर की बात बोली जाए कि मतलब हरा स्वर किसे कहते हैं, शॉर्ट वोवेल, मतलब वह शायद कुछ ऐसा शॉर्ट, छोटा, कम, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसको बोलने के लिए कम समय लगे, कुछ ऐसा होगा जिसको उच्चारण करने के लिए कम समय लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हरा स्वर कहेंगे। मतलब ऐसा स्वर वर्ण, ठीक है, लिखिए, समझिए, देखिए, बुझिए, ठीक है। ऐसा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिसका उच्चारण के लिए, ठीक है, जिसका उच्चारण के लिए, उच्चारण का मतलब अभी बताए थे, क्या बताए थे बताइए, ठीक है। उच्चारण के लिए, जिसका उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता, सॉरी सॉरी गलत हो गया, जिसका उच्चारण करने में, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, जिसका उच्चारण करने में, ठीक है, उच्चारण करने में, ठीक है, करने में कम समय लगे, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब शायद वो चीज कम, ठीक है। शॉर्ट यानी कि करने में कम समय लगे, समय लगे, उसे हरास स्वर कहते हैं, ठीक है, हरास स्वर कहते हैं, हरा स्वर कहते हैं, ठीक। उसके बाद है कि हरा स्वर अगर आपको पता है कि कौन कौन से हरा स्वर है, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। आपको जो है ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से हरा स्वर, मतलब निम्नलिखित में कौन से हरा स्वर है। आपको चार ऑप्शन होगा, आपको हरा स्वर पहचानना है कि हरा स्वर क्या कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है अ से अनार जो पढ़ते हैं ना, आ नहीं, अ की बात बोल रहे हैं, जल्दी बोला जाता है, इसको बोलने में कम समय लगता है कंपेयर टू आ। अगर आ को बोलिए, एगो वर्ण है एगो वर्ण है आ, इसको देखिए एक है आ, थोड़ा सा समय लग रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको बोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है, मतलब इसको बोलते हैं समय नहीं लगता है, इसको बोलते हैं समय लगता है। हम लोग पढ़ रहे शॉर्ट जिसमें समय ना लगे, ठीक है, मतलब और जो है ना एक स्वर, हरा स्वर है, उसके बाद आ स्किप होगा, आ जाके दीर्घ में आएगा, उसके बाद ई, छोटकी ई जो बोलते हैं ना, छोटकी ई, ई से इमली, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई नहीं होगा, ऊ, ठीक है, फिर बड़ी ऊ नहीं होगा, फिर री जो है ना, री, री से ऋषि, री से ऋषभ, ठीक है, तो री, उसके बाद ए, ठीक है, ए, उसके बाद क्या, ए नहीं होगा, फिर आता है ओ, ठीक है। इतना ठो आता है हरास स्वर में, याद रखेंगे। हरास स्वर आपको पूछ लिया जाता है, जैसा कि सवाल हम बताए, निम्नलिखित में कौन हरास स्वर है, इतने अ, हर छुटकी, छुटकी उ, री, ए, ओ, ये हरास स्वर है। अब देखिए अगर जो बच्चा हरास स्वर समझ गया, वो तो फ्री फोकट में दीर्घ स्वर समझ जाएगा, ठीक है, एकदम फ्री फोकट में, इसमें 1 टका खर्चा नहीं, ठीक है, समझिए। जस्ट ऑपोजिट, ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने में इधर कम है तो उधर होगा थोड़ा अधिक समय लगे, ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन होगा, इसको छोड़ के बाकी दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। करते हैं डिफिनेशन, 1 मिनट भाई, ठीक है। दीर्घ स्वर का डिफिनेशन अगर किया जाए तो लिखेंगे, सेम लाइन होगा, ठीक है। ऐसा स्वर वर्ण, ठीक है, ऐसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण
करने के लिए, ठीक है, करने के लिए थोड़ा अधिक समय लगे, थोड़ा अधिक समय लगे, लगे, उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है, दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता, कहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। बताइए दीर्घ स्वर क्या क्या होगा, ठीक है, अभी तो बता दिए भाई क्या होगा दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या, इसको छोड़िए, बाकी दीर्घ स्वर, और अगर इधर आया और अगर हरास में आया तो आ क्या आएगा, दीर्घ में आएगा, ठीक है। आ, छुटकी इधर आया तो बड़की इधर आएगा, ठीक है, छुटकी ऊ इधर आया तो बड़की ऊ इधर आएगा, ठीक है, बड़की ऊ, सॉरी, बल्कि वो इधर आएगा, ठीक है। रे, ए इधर आया तो ए इधर आएगा, ठीक है, ओ इधर आया तो ओ इधर आएगा, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर की कहानी खत्म, ठीक है। ये हुआ था कौन चीज, दीर्घ स्वर, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है दीर्घ स्वर के बारे में, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है। अगर आपको आगे बताए, अगर आप गिनिएगा दोनों को तो 11 पूरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कहने का अर्थ स्वर वर्ण कितना कितना मतलब है, 11 स्वर वर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे 11 स्वर वर्ण होता है, ठीक है। अगर आप कभी गिने गिने होंगे, किसी को कंफ्यूजन होगा, सर हमने तो अभी किताब में पढ़ के आया है कि सर 13 है, ठीक है। जो आखिरी के दो होते हैं ना, जो आखिरी के दो होते हैं, ये अनुस्वार से अंगूर अविसर्ग का खाली, ठीक है, ये मतलब ऐसे बैठा रहता है आपके तरह नल्ला बेरोजगार, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको बोला जाता है अतिरिक्त स्वर, ठीक है, अतिरिक्त स्वर, ठीक है, अतिरिक्त स्वर, यानी कि इसको अगर अतिरिक्त स्वर, ठीक है, यानी कि इसको अगर जरूरत पड़ा तो ले लिया जाता है, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो इसको साइड में रख दिया जाता है, ठीक है। इसको बोला था अतिरिक्त स्वर, ठीक। ये दोनों मिला करके 13 होता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अगर स्वर वर्ण का कभी प्रकार आपसे पूछा जाए तो हमको 11 ही याद रखना है। अगर बाय द वे कोई 13 बोला तो आपको ये वाला लॉजिक बताना है कि अतिरिक्त स्वर जो है ना, इसको और एक नाम से जानते हैं, अयोग्यवाह के नाम से, अयोग्यवाह, अयोग्य वाह, ये दो चीज, दो नाम से जानते हैं, अतिरिक्त स्वर या अयोग्य वाह स्वर, ठीक है। तो मतलब इसको बताएंगे कि भाई जो दो होते हैं ना लास्ट में, अनुस्वार संगूर अविसर्ग वाला, ठीक है, तो वो अयोग्य होता है, अयोग्य वाह होता है, जरूरत पड़ा तो लेंगे, अन्यथा जरूरत पड़ा तो नहीं लेंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, स्वर वर्ण हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, मतलब हम लोग स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। आगे चलते, वर्ण के दो प्रकार याद कीजिए, वर्ण के कितने प्रकार, दो प्रकार, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते क्या, किसकी बारी है, व्यंजन वर्ण की बारी, ठीक है। व्यंजन वर्ण, अच्छा, व्यंजन वर्ण कहने का क्या अर्थ है, वही क ख वाला, क ख ग घ, ठीक है, ठीक, क ख, व्यंजन वर्ण आप पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे, जैसा कि हमने स्वर वर्ण का पढ़ा, ठीक है। देखिए स्वर वर्ण का डेफिनेशन क्या पढ़ा, ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता ना ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पे होगा ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता ली जाए, अच्छा किसकी सहायता ली जाएगी भैया, स्वर तो दुए को है, स्वर अगर बोला जाए तो स्वर दुए है, ठीक है। एक होता है हमारा सॉरी वर्ण दो है, ठीक है, वर्ण तो दुए है, ठीक है, किसी वर्ण की सहायता ली जाए, दो वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, एक दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन हमने पढ़ा, स्वर में तो किसी की सहायता नहीं, ये स्किल काफी है, ठीक है। व्यंजन में हम डिफिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता ली जाए, तो बचा कौन, अरे भाई इसके बारे में पढ़ रहे तो बचा स्वर, तो इसी का ना सहायता ली जाए, मतलब कि कहने का अर्थ हुआ व्यंजन वर्ण में जो ना हमेशा हर हमेशा स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है। व्यंजन वर्ण में हर हमेशा स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे व्यंजन वर्ण में अगर अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना पीछे क्लास कि क जर अ मिलकर तब क होता है, क जर अ मिलकर के तब होता है क, ठीक है, मिलकर के तब होता है क। ये हुआ क्यों, क्योंकि ये जो है ना क बोलते हैं ना क, इसमें जो है हमारा स्वर वर्ण का भी साउंड आता है, ठीक है, आवाज आती है, ठीक है। ख बोलते हैं ख, ठीक है, असल में ख जर अ तब मिलकर के होता है ख। ग बोलते हैं फिर असल में होता है ग जर अ तब मिलकर होता है ग। घ बोलते हैं, ठीक है, घ बोलते हैं घ जर अ तब मिलकर के होता है घ। इस तरीके से जो ना जितने भी स्वर वर्ण होते हैं क से लेकर के क से लेकर के अच्छा तरह ज्ञात तक, ठीक है, यहाँ तक जो ना सभी वर्णों को हम लोग एक वर्ण होता है अ,
अ के साथ, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं मिश्रण करते हैं, मिला करके बोलते हैं। इसी वजह से इसको, इसका डिफिनेशन पे होता है कि ऐसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, या डायरेक्टली हम लोग निकल सकते हैं वर्ण की सहायता ली जाए, वैसे वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहें, सॉरी व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, डिफिनेशन कीजिए, मेरे साथ डिफिनेशन कीजिए। ठीक है, व्यंजन वर्ण लिख के डैश मार के लिखिए। ठीक है, ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए, ठीक है, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी वर्ण की सहायता, ठीक है, किसी वर्ण के सहायता, सहायता मतलब मदद, सहायता ली जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अगर आपको बता दे व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, अगर आप गिनिएगा ना तो संयुक्त जो आखिरी वाला होता है ना, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, ये चारों मिलाकर के अगर बोले अगर हम कभी तो 37 होता है। ठीक है, अदरवाइज 33 भी बोल सकते हैं इसको छुड़ा करके। क्यों, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, तो 37 होते हैं, ये बात जान लिया। तो यह 37 व्यंजन को, 37 वर्णों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। कहने का अर्थ हुआ, मेरा कहने का अर्थ हुआ कि व्यंजन वर्ण जो ना, व्यंजन वर्ण के 3 ग्रुप में बांटा गया, 3 प्रकार है व्यंजन वर्ण के प्रकार। ठीक है, प्रकार, 3 प्रकार। क्या क्या प्रकार होते हैं, किसी को मालूम, क्या बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन। दूसरा होता है, हाँ, स्पर्श के बाद होता है उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। और तीसरा जो होता है ना, वो तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीनों को समझते हैं फटाक से। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं। देखिए, चीजें समझिए और बात खत्म कीजिए। स्पर्श, स्पर्श कहने का अर्थ जो ना छूना होता है। ठीक है, क्या होता है बताइए? स्पर्श कहने का अर्थ होता है छूना। मतलब कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण होंगे जो बोलेंगे ना, ऐसा हमको प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा, हम मेरी जो मुंह है, ठीक है, हमारे जो मुंह होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो छू रहा। जैसे बोल के देखिए, क्योंकि स्पर्श व्यंजन क से शुरू होता है, क से लेकर के म तक। ठीक है, क ख ग घ अंग च छ ज झ। आप बोल के देखिए, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी मुंह मतलब कि छूता हुआ प्रतीत आ रहा है। ठीक है, इस वजह से स्पर्श व्यंजन को मतलब बोला जाता है कि मतलब स्पर्श व्यंजन इसका नाम इस वजह से है क्योंकि ये मतलब छूने जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, अगर डिफिनेशन करें तो डिफिनेशन हो सकता है इसका, बताइए कि ऐसा व्यंजन वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण फिर आ रहा है, उच्चारण की मीनिंग बताइए, उच्चारण करने पर, ठीक है, करने पर प्रतीत हो, प्रतीत महसूस हो, प्रतीत हो कि हमारे मुंह का, ठीक है, हमारे मुंह का किसी भाग को छूता हुआ, किसी भाग को, भाग अंग भी लिख सकते, भाग को छूता हुआ आए, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आपको बता दें, स्पर्श व्यंजन जो ना क से लेकर के म तक होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहाँ से होता है भाई बताइए? क से लेकर के शुरू होकर के म तक 25 गो होते हैं, 25 गो। ठीक है, याद रखिएगा कितने व्यंजन, 25 व्यंजन। ठीक है, क से लेकर के म तक कितने व्यंजन, 25 वर्ण होते हैं। तो 25 वर्ण जो ना स्पर्श व्यंजन होता है, क ख ग घ से लेकर के कहाँ तक, म तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद स्पर्श व्यंजन में उच्चारण स्थान होता है, जिसका वीडियो हम अलग क्लास में लेकर आएंगे। अदरवाइज हमारी क्लास ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है, क का उच्चारण स्थान, म का बाकी म तक, मतलब म तक जो है ना, इसका उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, कोई तालु से, कोई मुर्दा से, कोई ओष्ठ से। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलग क्लास, सेपरेट क्लास बनाएंगे। अदरवाइज हमारी क्लास अभी भी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है,
जब भी एक क्लास आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसमें व्यंजन में मतलब होता है ना, उसमें उसमें उष्मा, आप सुने होंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे उष्मा, वाष्प, ठीक है। आपको बोलने में ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे मुंह से उष्मा निकल रहा है। हाँ, आप चेक नहीं कीजिएगा, आपको उतना भी नहीं लगेगा मतलब जैसे चावल पकाते वक्त या चाय बनाते वक्त उष्मा निकलता है उस तरीके पर नहीं लगेगा, ठीक है। बट फील होगा, महसूस होगा, ठीक है, उसमें व्यंजन में। तो मतलब इसका डेफिनेशन करेंगे, ऐसा व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय, ठीक है, करते समय प्रतीत हो, फिर से बता रहे हैं, प्रतीत, महसूस, प्रतीत हो कि हमारे मुंह से, हमारे मुंह से उष्मा, वाष्प लिख सकते हैं ब्रैकेट पे, बट एक्चुअली में आएगा नहीं, सिर्फ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। वाष्प निकल रही हो, ठीक है, वाष्प आ रही हो, वाष्प आ रही हो, उसे क्या बोलेंगे बताइए तो? उसे उष्मीय व्यंजन बोलेंगे। उष्मीय व्यंजन, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। उसमें व्यंजन की अगर बात की जाए कि कितने उसमें व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं उसमें व्यंजन? चार होते हैं, ठीक है। य, र, ल और क्या, वो, चार होते हैं उसमें व्यंजन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की कोई मेन परिभाषा नहीं होती, ऐसा फिक्शनल, बट समझने के लिए हम लोग सिर्फ समझते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी बुक पढ़ते ना, तो अंतस्थ व्यंजन के साथ से ऐसा कोई फिक्शनल डिफिनेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसको बोलते समय ऐसा लगता है कि कुछ ध्वनि तो हमारे मुंह के अंदर पे, कुछ ध्वनि हमारे बाहर आ रही है, तो ऐसे वर्णों को जो है ना हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा व्यंजन वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण के लिए, जिसका उच्चारण, उच्चारण के लिए, ठीक है, उच्चारण के लिए प्रतीत हो, प्रतीत होके, होके ध्वनि मुंह से आ रही है, ठीक है, आ रही है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक। अगर बात की जाए अंतस्थ व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, ये भी जो ना चार होते हैं। क्या क्या होते हैं? योरो इधर हो गया, तालब्श, मूर्धन्य, दंश और ह, ठीक है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, तालब्श, मूर्धन्य, दंश, ह, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ना एक व्यंजन, व्यंजन का वर्ण का एक छोटा सा पार्ट बच जाता है जिसका नाम होता है संयुक्त वर्ण, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त वर्ण नहीं, सॉरी, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त कहने का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ। संयुक्त कहने का अर्थ क्या होता है? वैसी चीजें जो मिली हुई हो, ठीक है। तो मिली हुई चीज, ऐसा मतलब ऐसा वर्ण के बारे में पढ़ेंगे जो दो वर्णों के मेल से बने। कितने? जो दो वर्णों के मेल से बने। डेफिनेशन देख लेते हैं फटाक से, क्लास हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है। ऐसा व्यंजन वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो दो वर्णों के मेल से, ठीक है, जो दो वर्णों के मेल से, जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसा वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, ठीक है, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। होता अक्ष, पर,
ज्ञ और श्र। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में बताया दो वर्णों के मेल से। ठीक है, मतलब अगर अक्ष बना हुआ है तो ये दो वर्णों से होगा, त्र बना हुआ तो दो वर्णों से होगा, ज्ञ बना हुआ तो दो वर्णों से होगा, श्र बना हुआ तो दो। तो जानते हैं क्या क्या वर्ण। ठीक है, अक्ष बना हुआ है अ हल क हलंत। ठीक है, अक्ष बना हुआ है, सॉरी गलत कर दिया। ठीक है, अक्ष बना हुआ है तालव्य श और सहलंत जोड़ क से। ठीक है, तरह बना हुआ है तहलंत जोड़ र से। ज्ञ बना हुआ है, ज्ञ दो चीज का होता है। ठीक है, ज्ञ होता है आधा ग से और य से। ठीक है, ज्ञ बना होता है। श्र होता है तालव्य श से। ठीक है, तालव्य श से और र से श्र होता है। ठीक है, तो मतलब देखिए दो वर्ण बना ना, दो दो वर्ण आया ना, दो दो युग्म आया ना। ठीक है, तो ऐसे वर्णों के मेल से जो बनते हैं ना, तो मतलब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। क्या क्या, अगर आपको बता दें क्या क्या। एक होता है अक्ष, तर, ज्ञ, स्र। क्या वर्ण से बना, अक्ष बना था, तरप से हलंत जोड़ तो अक्ष, तजर तर, गजर ज्ञ, सहलंत जोड़ र श्र। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है दो क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े एक, मतलब सबसे पहली बात पढ़े थे हम लोग किसके बारे में, पता है किसके बारे में पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े व्याकरण के बारे में। ठीक है, व्याकरण, व्याकरण इसे कहते हैं, सबसे पहले ये जाने। फिर व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 जाने भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा का प्रकार जाने। ठीक है, भाषा का प्रकार जाने, भाषा का प्रकार। ठीक है, फिर जो है कि चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में जाने क्या कि वर्ण और वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण और क्या, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच चुका है, तो अभी क्लियर कर ही लेते हैं। वर्ण और वर्ण विचार हम लोग पढ़े। ठीक है, अभी तो पढ़ लिए। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक, जब एक चीज होता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला शायद आपने सुना होगा। वर्णमाला, माला कहने का अर्थ क्या होता है? कोई ऐसी चीज है जो धागे में पिरोई जाती है, जैसे माला नहीं पहनता दुल्हन सब। ठीक है, दुल्हन दूल्हा सब। ठीक है, तो वर्ण मतलब वर्णों का माला, वर्ण जोड़े जाते हैं। जब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण व्यवस्थित रूप से एक साथ एक जगह लिखी जाए, उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहने का अर्थ है जब स्वर वर्ण, ठीक है, जब स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण को, ठीक है, एक साथ में एक जगह पे सही रूप से सही तरीके से लिखी जाए ना, तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। उस अनुसार हम लोग वर्णमाला भी अभी कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको आज का क्लास बेस्ट क्लास लगा होगा। ये व्याकरण सीरीज का पहले क्लास है। ठीक है, और जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर किए। ठीक, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मगर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आई बातें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए हर हमेशा रेडी हैं, हम आपके लिए हर हमेशा एकदम तैयार हैं। आपको हर सपोर्ट देना हमारा काम है और हमारा सपोर्ट देना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि आपको मेरी लाइन याद है ना, आपके परीक्षा की जिम्मेदारी। ठीक है, आपके परीक्षा की, गलत बोल दिया, आपके परीक्षा की तैयारी। ठीक है, परीक्षा की तैयारी। ठीक है, तैयारी क्या बताइए, हमारी, आगे फिल कीजिए आप लोग, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, ये आपके लिए भरना है। ठीक है, बताइए हमारी क्या जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी। सो हम उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग क्लास को अलविदा करते हैं। टेक केयर। ठीक है, और देखिए बढ़िया से रहेंगे। बाय।